खबरों का सिलसिला और खबर जो मुजफ्फरनगर से है परेशान करने वाली है, हैरान करने वाली है। एक वीडियो जो मारपीट का वायरल हो रहा है, छात्रों के बीच की मारपीट है। ये जमकर मारपीट होता आप देख सकते हैं इस वीडियो में, कैसे बीच सड़क छात्राओं के बीच लात घूंसे चल रहे हैं। वीडियो मंडी कोतवाली की गांधी वाटिका का बताया जा रहा है। छात्राएं ट्यूशन पढ़कर जा रही थी, इसी दौरान किसी बात पर इनके बीच झगड़ा हो गया और फिर क्या था, काफी देर तक ये छात्राएं आपस में भिड़ी रही, बीच सड़क हंगामा बरपा रहा, गुत्थम गुत्था होते रहे। ये छात्राएं किस तरह से लड़ रही हैं, ये आप देख सकते हैं। गुस्सा क्यों इतना बढ़ता जा रहा है, ये बड़ा सवाल है अपने आप में। लगातार छोटी छोटी बात पर लोगों का गुस्सा। पुलिस को बुला रहे हैं। और फिर यूं झगड़ पड़ते हैं, यूं उलझ जाते हैं लोग। और अगली खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर सड़क पर महिलाओं का हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा। महिलाओं के आपसी विवाद को रोकने पहुंची पुलिस भी किसी तरह पिटते पिटते बची। यहां दो महिलाएं एक युवक के साथ आपसी विवाद चल रहा था इनका, जिसे रोकने के लिए जब डायल 112 के सिपाही पहुंचे तो महिलाएं उनसे भी उलझ पड़ी और उनके साथ धक्का मुक्की करने लगी। पूरा मामला कोतवाली फतेहगढ़ इलाके के कर्नलगंज चौकी का है और ये यहां हंगामा, यहां भी बीच सड़क काफी देर तक बरपा रहा। ऐसे गुत्थम गुत्थ और अयोध्या का मुद्दा एक बार फिर अदालत में पहुंच गया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने 9 नवंबर को आए फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दिया है, यानी अभी फिर से एक बार अदालत में मामला। आज अपना रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दिया, यानी देश का सबसे पुराना मसला फिर एक बार सर्वोच्च अदालत की चौखट पर जा पहुंचा है। 9 नवंबर को सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद सबको उम्मीद थी कि अब अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दलीलों का दौर थम जाएगा, मगर 21 रोज बाद फिर से अयोध्या मसले की रगों में कानूनी दांवपेच दौड़ने लगे हैं। कानून और शवाहिद और सबूत की बुनियाद पर तस्लीम किया गया कि ये मस्जिद अपनी जगह पर है, मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई, लेकिन जो उसका नतीजा निकलना चाहिए था वो नहीं आ सका था। जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से कोर्ट में ये कहते हुए पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है कि 9 नवंबर को संवैधानिक बेंच की ओर से सुनाया गया फैसला पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। ये फैसला हमें स्वीकार नहीं, लिहाजा न्यायमूर्ति फिर से इस फैसले पर विचार करें। ये मसला बड़ा पुराना था, कोर्ट ने इसका फैसला 70 साल के बाद में फैसला हुआ, हमने उसको मान लिया। अब हम ये चाहते हैं कि लोगों से सिफारिश भी करते हैं कि अब इसको आगे ना ले जाएं। और ये देश का एक बहुत अहम फैसला था जो बहुत अमन सुकून के साथ गुजर चुका है, लोग इसको भूल रहे हैं। 217 पन्नों की याचिका दाखिल कर जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा कि जब कोर्ट ने माना कि वहां नमाज होती थी तो क्यों मुसलमानों को बाहर कर दिया गया। याचिका में इस बात पर भी जोर दिया गया कि 1949 में अवैध तरीके से मूर्ति रखी गई थी, तो जमीन रामलला की कैसे हो गई। जिन लोगों को इस विवाद से लाभ था उनको बहुत कष्ट है, वो तो जान पड़ते हैं कि अब मरणासन्न हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों ने इसको जीवित रखने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी आय को पुनः बढ़ाने के लिए इस प्रकार का प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया है। फिलहाल अयोध्या पर आए फैसले के विरोध में पहली याचिका दाखिल कर दी गई है। मुस्लिम लॉ बोर्ड भी 9 दिसंबर से पहले पुनर्विचार याचिका दाखिल करने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो क्यों नहीं निपटारा मंजूर कुछ लोगों को अयोध्या मुद्दे पर, यह अपने आप में बड़ा सवाल।
और प्रियंका गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है, यह भी एक बड़ा सवाल बन गया है। कार सवार 5 लोग प्रियंका गांधी के घर घुस गए थे। पांचों ने खुद को कांग्रेस कार्यकर्ता बताया था, लेकिन यह सवाल है कि सभी सुरक्षा घेरे को पार करते ये कार्यकर्ता कैसे पहुंच गए प्रियंका गांधी के घर के भीतर तक, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। हैं प्रियंका गांधी वाड्रा के आवास के पास और ये उनका आवास है। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आपको। जो घटना बताई जा रही है वो 25 या 26 नवंबर की घटना बताई जा रही है, जिस समय प्रियंका गांधी के आवास पर कुछ नेताओं के साथ वो बैठक कर रही थी और उसी दौरान एक ब्लैक स्कॉर्पियो बिना अपॉइंटमेंट के उनके आवास के अंदर दाखिल होती है और उस स्कॉर्पियो में 3 महिलाएं और 2 युवा रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जब वो अंदर प्रवेश करते हैं, सीआरपीएफ किसी तरह की जांच नहीं करती है। सवाल यही कि अपॉइंटमेंट के बिना ये लोग दाखिल कैसे हुए। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और हमीरपुर में हुए खनन घोटाले की आंच 3 और आईएएस अधिकारियों तक अब जा पहुंची है। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। जांच की कड़ी हमीरपुर के तैनात रहे 3 अधिकारियों का नाम भी अब इस कड़ी में जुड़ता नजर आ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। हमीरपुर में हुए खनन के अवैध खेल में आईएएस बी चंद्रकला के बाद अब सीबीआई के रडार में 3 और आईएएस अधिकारी फंसते दिख रहे हैं। ये 3 अधिकारी हैं जी श्रीनिवास लू, संध्या तिवारी, भवनाथ। इन 3 अधिकारियों के नाम आने से पूरी आईएएस लॉबी में हड़कंप मचा है। आरोप है कि अधिकारी जी श्रीनिवास लू ने अपने कार्यकाल में जमकर अवैध खनन करवाया था। बीएसपी सरकार के समय जी श्रीनिवास लू अगस्त 2009 से अप्रैल 2012 तक हमीरपुर के जिलाधिकारी थे। इसके बाद जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो आईएएस बी चंद्रकला को हमीरपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान बगैर टेंडर निकाले 43 खनन के पट्टे आवंटित किए गए। जून 2014 में भवनाथ हमीरपुर के डीएम बने तो उन्होंने भी नियमों की अनदेखी कर 2 पट्टे आवंटित कर डाले। भवनाथ के बाद संध्या तिवारी को हमीरपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई तो उन्होंने भी 8 पट्टे करने में अहम भूमिका निभाई। आईएएस अधिकारियों के साथ साथ सीबीआई की नजर पुलिस अधिकारियों पर भी है। सीबीआई ने बीते 10 सालों में पुलिस द्वारा अवैध खनन और खदानों से संबंधित कार्रवाई की रिपोर्ट कब्जे में ले ली है, क्योंकि तत्कालीन पुलिस अधिकारियों ने खनन माफियाओं पर कार्रवाई न करते हुए उन्हें क्लीन चिट देने का काम किया। सीबीआई की टीम ने कल जो यहां पर जांच की थी वो एसपी कार्यालय में पहुंचकर अहम दस्तावेज हासिल किए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 सैकड़ा से ऊपर अधिक एफआईआर होने के बावजूद पट्टे धारकों को उनको क्लीन चिट दी गई, अन्य लोगों को फंसाए गए, उनसे जुड़े जो है सवाल पूछे पुलिस विभाग से। पुलिस के ऊपर भी खनन माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगा है। साल 2009 से अब तक खनन माफियाओं पर लगभग 128 रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोप है कि तत्कालीन पुलिस अधिकारियों ने खनन माफियाओं को या तो क्लीन चिट दे दी या फिर उनके स्थान पर किसी अन्य को आरोपी बना दिया। कई खनन माफियाओं के नाम तो विवेचना से ही गायब कर दिए गए। इस खेल में विवेचक से लेकर उच्चाधिकारी तक सभी शामिल हो सकते हैं। ई टेंडरिंग को दरकिनार करते हुए पट्टे हुए थे, उसकी सीबीआई जांच कर रही है। अब देखना होगा कि सीबीआई का अगला मुद्दा क्या होगा। उमाशंकर मिश्रा, न्यूज़ 18 के लिए हमीरपुर। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर हमीरपुर से आ रही है। अवैध खनन के अड्डे पर छापेमारी हुई है। पुरारा के बेरी खदान पर छापेमारी की गई है। एसडीएम और सीओ ने छापा मारा है। 7 ओवरलोडेड ट्रक पकड़े गए हैं। जरा देखिए, हिमाकत देखिए कि इसी हमीरपुर के मामले में हमने आपको रिपोर्टिंग दिखाई किस तरह से सीबीआई की जांच हो रही है। बड़े से बड़े अधिकारी न पड़े इसके दायरे में आ रहे हैं। अब 3 और आईएएस के नाम जुड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं पर नाक के नीचे अभी भी अवैध खनन जारी है। ओवरलोडेड ट्रक पकड़े गए हैं। जब यहां इस वक्त खबर आ रही है हमीरपुर में छापा मारा गया है तो 7 ओवरलोडेड ट्रक पकड़े गए हैं। डर नहीं लगता, बेखौफ हैं ये माफिया जो अवैध खनन में जुटे हुए हैं। और समाजवादी पार्टी से सांसद आजम खां की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आजम खां, उनकी पत्नी और उनके बेटे के खिलाफ कोर्ट ने दोबारा गैर जमानती वारंट जारी किया है। आपको बताएं कि जयप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के चलते कोर्ट ने आजम खां को आज पेश होने को कहा था। साथ ही आजम खान के बेटे और उनकी पत्नी पर 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में कोर्ट पहले भी गैर जमानती वारंट जारी कर चुका था, लेकिन तीनों आज अदालत में पेश नहीं हुए तो फिर से गैर जमानती वारंट जारी किया गया। इस मामले में अब 18 दिसंबर को फिर से सुनवाई होगी।
तो क्यों अदालत के सामने नहीं हाजिर हो रहे हैं आजम खां और उनके बेटे और पत्नी? यह भी बड़ा सवाल है। हमारी पूर्व सांसद जो जयप्रदा गई हैं उनके खिलाफ एक बयान दिया था कि खाकी नगर के संबंध में एक बयान दिया था, वो था। एक दूसरा मुकदमा एक और था, उन दोनों में पुनः BW वारंट कोर्ट ने जारी किया है। संभल में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष फिरोज खां का एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया है। इस बार उन्होंने बीजेपी की जगह शासन प्रशासन के अधिकारियों पर हमला बोला है और कहा है कि 2022 में अखिलेश सरकार आने पर रामपुर में तैनात अधिकारियों को जिला बदर किया जाएगा। आपको यह भी बताएं कि फिरोज खां इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं और फिर से एक बार विवाद में हैं। एसपी नेता बार बार क्यों ये बिगड़े बोल रहे हैं, बड़ा सवाल। कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आंदोलन चलाएंगे बड़ा, और जितने मुकदमे माननीय आजम खान साहब के खिलाफ या उनके लोगों के खिलाफ हुए हैं वो सब सरकार को वापस देने पड़ेंगे, नहीं तो अब हम दिल्ली का रास्ता अपनाएंगे। माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब को भी देंगे। और महिलाओं के खिलाफ बताइए, एक सांसद की चैन लूट ली गई लखनऊ में, फिर वो बैकफुट पे आ गई, नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो मैं तो मांग करने वाला था कि आधे प्रदेश की सुरक्षा इनको दे दो। सीएम और उनकी सरकार लगातार कह रही है जीरो करप्शन की बात, जीरो टॉलरेंस की बात करप्शन को लेकर। आदत है कि जा नहीं पा रही पुलिस वालों की। महाराजगंज में पुलिस हेड कांस्टेबल का घूस लेता एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो 1 साल पुराना बताया जा रहा है। इसमें हेड कांस्टेबल पासपोर्ट बनवाने के नाम पर 1200 रुपए की घूस लेता दिख रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अब इस हेड कांस्टेबल पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो एसपी ने घूस देने वाले 2 व्यक्तियों पर भी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। देखा भैया। उधर मैनपुरी के बाद अब एटा में भी फर्जी अध्यापकों पर कार्रवाई हुई है। एसआईटी की जांच में एटा के 116 शिक्षकों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी हासिल की थी। और अब इन अध्यापकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। प्रदेश में शिक्षकों की डिग्रियों की अब जांच शुरू हो गई है और ये कार्रवाई उसी का हिस्सा है। तो फर्जी डिग्री, फर्जी मास्टर साहब क्या पढ़ाएंगे बच्चों को, बड़ा सवाल ये। 16-17 के आसपास ही चल रहा था और इसमें पूरे प्रदेश में करीब 4000 समथिंग कुछ टीचर थे, जिसमें से एटा में 120 टीचर थे और इसमें से 116 लोगों की सेवाएं समाप्त की गई हैं और जांच के आधार पर। इसमें से करीब 85 जो टीचर्स उनके जो अंक तालिकाएँ हैं वो फेक पाई गई थी। इनके अंकों में हेरफेर था और अंक ही नहीं चढ़े थे उस फेक में, और जो दूसरे जो बचे हैं शेष उसमें टेम्पर पाई गई, यानी कि अंक दिए गए हैं उनमें अंतर है। और 2004-05 बैच की आगरा यूनिवर्सिटी के जो बीएड डिग्री धारक हैं उन्हीं लोगों की जांच हो रही थी और इसमें डेटा में 116 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो उधर नकली गुरुजी पकड़े गए, तो इधर देखिए बिजनौर के धामपुर प्राथमिक विद्यालय में लापरवाही का आलम है। एक वीडियो सामने आया है। स्कूल के समय के दौरान पढ़ने वाले बच्चे हाथों में आग की मशाल लेकर कूड़े के ढेर में आग लगाते नजर आ रहे हैं। तो ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, इनका जो समय पढ़ाई में होना चाहिए था पूरी तरीके से, वो कूड़े के ढेर में उस समय में आग लगवाई जा रही है। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि बच्चों के साथ अगर कोई हादसा हो जाए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा इस घटना का। और कूड़े को नहीं जलाने की हिदायत बार बार दी जा रही है हर तरफ से। ये पॉल्यूशन बढ़ाता है, ये नुकसानदेह है, लेकिन बच्चों से ऐसा काम करवा के उनको शिक्षा कौन सी दी जा रही है, ये भी बड़ा सवाल है। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश अचानक एक प्राइमरी स्कूल पहुंचे और डीएम जब स्कूल में को देखा तो टीचर हैरान रह गई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कितनी सारी अनियमितता यहां पर होती है। स्कूल के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी स्वेटर और जूता वितरण को लेकर नाराज नजर आए और इसे लेकर के संबंधित एबीएसए के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दे दिए लगे हाथ। प्राइमरी विद्यालय एवं अपर प्राइमरी विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया और यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को भी देखा गया और साथ में ये देखा गया कि जो स्वेटर्स मिलने थे सभी को मिले हैं कि नहीं मिले हैं, उनकी गुणवत्ता क्या है, साफ़ सफाई की क्या व्यवस्था है। इसके साथ ही साथ
रोड्स पे क्या अतिक्रमण है, सरकारी भूमि पे भी अलग से गौवंशीय पशुओं के लिए भी देखा गया, अन्य क्षेत्रों में जाकर के अभी ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम चीज़ों में कई खामियां भी मिली हैं और इन सब चीज़ों का संज्ञान तत्काल प्रभाव से लिया जाएगा। बदलते वक्त के साथ अपराध का तौर तरीका भी बदल रहा है। यही वजह है कि यूपी पुलिस अब साइबर क्राइम से निपटने के गुर सीख रही है। लखनऊ में बाकायदा इसके लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यशाला में साइबर एक्सपर्ट पुलिसकर्मियों को बताएंगे कि कैसे कोई अगर साइबर क्राइम होता है तो उसका सामना किया जाए। ये कार्यशाला 2 दिन तक चलेगी। इस मौके पर डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि प्रदेश के सभी रेंज में जल्द ही साइबर क्राइम थाना खोला जाएगा। हम इस प्रकार के वर्कशॉप्स जो हैं कई जोन्स में भी करने की सोच रहे हैं। ये आज शुरुआत है और जोन्स में भी कर करके हम एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। हमारे पुलिसकर्मी जो साइबर क्राइम में लगे हुए हैं उन्होंने पास्ट में नेशनल पुलिस एकेडमी में और सीबीआई एकेडमी में भी ट्रेनिंग हासिल किया है, लेकिन आने वाले समय में हम ये इन हाउस कैपेसिटी डेवलप करेंगे ताकि साइबर क्राइम में हम और भी महारत हासिल कर सकें। और प्याज की कीमतों की बात करें तो ये लगातार बढ़ती जा रही है। प्रयागराज में तो प्याज की कीमतों ने शतक ही लगा दिया है, जिससे लोगों के किचन से प्याज लगभग गायब हो चुका है। जी हाँ, और अब मंडियों में भी प्याज नजर नहीं दिखाई दे रहा। कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से प्याज की बिक्री काफी कम हो गई है। कारोबारियों का कहना है कि 2 से 3 हफ्ते के बाद ही अब कीमतें घटने की उम्मीद है। तो जिला प्रशासन ने 2 महीने पहले ही यहाँ सस्ते दाम पर प्याज मुहैया कराने का ऐलान किया था, लेकिन ये दावा हकीकत में तब्दील हो ही नहीं पाया। तो अब स्थिति यह है कि जो दुकानदार है मंडी में वो भी काफी कम प्याज ला रहे, क्योंकि उनको पता है खरीदने वाले अब किलो की जगह पाव भर प्याज घर लेकर जा रहे हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद और आइए खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। याद होगा आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब सीएम बने थे, उन्होंने सभी अधिकारियों को 9 बजे तक कार्यालय में बैठकर जनता की समस्या सुनने और समाधान करने के निर्देश दिए थे। मगर मुरादाबाद के जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं है। जिला अस्पताल में सुबह 9 बजे तक भी मरीजों के पर्चे नहीं बनाए जा रहे हैं। तो सोचिए, पहले पर्चे के लिए लंबा इंतजार और उसके बाद ये भरोसा नहीं कि डॉक्टर साहब आएंगे या फिर नहीं। जो एक सहायक डॉक्टर हैं वो यहाँ बैठी हुई हैं। 9:30 का वक्त हो गया है, लेकिन जो डॉक्टर हैं जिनकी जिम्मेदारी आप देख सकते हैं, दोनों मुख्य चेयर खाली हैं और बाहर मरीज सुबह 8:30 और 8 बजे से ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए कतार में खड़े हैं। 9:34 हो चुके हैं, लेकिन मुरादाबाद के ज़िला अस्पताल में जो ओपीडी में बैठने वाले डॉक्टर एनके मिश्रा और डॉक्टर वी के खरे, दोनों 9:30 बजे के बाद भी अपने कक्ष में नहीं हैं। मरीज कतार में खड़े हैं, 2-2 घंटे में लोगों के पर्चे बनते हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सागर रस्तोगी के साथ फरीद शमसी, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। और अब बात करते हैं माघ मेले की। तो यूपी परिवहन निगम भी 2020 में होने वाली माघ मेले की तैयारियों में जुट गया है। परिवहन निगम 2000 अतिरिक्त बसें इस मेले के लिए चला रहा है। साथ ही 2 अस्थायी बस अड्डे भी बाकायदा बनाने की तैयारी चल रही है। माघ मेले में पड़ने वाले प्रमुख स्नान पर्वों मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के मौके पर रोडवेज 1500 बसें अतिरिक्त चलाएगा। तो तैयारी 2020 में होने वाले माघ मेला के लिए अभी से शुरू। रोडवेज इसको लेकर पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। खास तौर पर जो व्यवस्था है यात्रियों के लिए वो अनाउंसमेंट होगी और शेड्यूल टाइम में बसें चलाई जाएंगी। आरएम का ये कहना है कि जो आसपास के जिले हैं उन जगहों के लिए शटल सेवाएं भी उस दौरान चलाई जाएंगी, ताकि यहां आने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और अगर शासन से इस तरह के कोई दिशा निर्देश मिलते हैं, जिस तरह से कुंभ में शटल बसें चलाई गई थी, तो उसका भी यहां पर इंतजाम किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी शासन से किसी तरह का निर्देश नहीं मिला है और रोडवेज को भी शासन के निर्देशों का इंतजार है। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और अब हैरान करने वाली खबर, हरदोई पुलिस ने छात्रों के, गौर कीजिए, छात्रों के एक ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया है जो नकली नोट बनाकर मार्केट में सप्लाई करते थे। और इसमें भी चौंकाने वाली बात यह है कि इन लड़कों ने YouTube देखकर सीखा था फेक करेंसी ये बनाने का तौर तरीका। तो जो आरोपी है, इनके पास से 1,67,000 रुपए की फेक करेंसी बरामद हुई है, जिसमें 100 और 500 रुपए के नकली नोट शामिल थे।
बागपत जिले में तमंचे से फायरिंग करता हुआ एक वीडियो शूट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो कोतवाली बड़ौद क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें सफेद टी शर्ट और काली पैंट पहने एक युवक तमंचे से हवाई फायरिंग करते वीडियो शूट करा रहा है। बाकायदा वीडियो में युवक फायरिंग करता दिख रहा है। युवक बेखौफ है, उस पर न पुलिस का डर है न ही कानून की कोई फिक्र। हालांकि पुलिस ने इस वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है और वीडियो में दिखाई दे रहे युवक की तलाश में जुट गई है पुलिस। को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे ट्रेस होता है उसकी पकड़ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरसी को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे ट्रेस होता है उसकी पकड़ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरसी